ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा था। एंड लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है वो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, ओके ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। अब इसमें डिबेंचर जो है उसको मेनली इशू करने के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर कैश, उसके बाद होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड तीसरा मेन टाइप होता है फॉर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये मेन तीन टाइप्स है जिससे कि डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है। उसमें से पहले वाला टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा था व्हेन डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। इसके अलावा इन तीन मेन टॉपिक्स के अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम वगैरह में आते हैं। ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एक आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक आता है। ठीक है, एक आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन में देते हैं। एंड उसके बाद एक इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ रिडम्पशन। जब ये सारे रूल्स में समझा दूंगा तो ऑब्वियसली ये एक टॉपिक बचेगा। एंड उसके बाद है राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब मेनली जो टॉपिक नंबर 1 था हमारा, व्हेन डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था एट पार की एंट्रीज, एट प्रीमियम की एंट्रीज। अभी इस लेक्चर में मेरे को एट डिस्काउंट की एंट्रीज जो है वो आपको समझानी है। एंड उसके बाद हम जो हमारा सेकंड मेथड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एट पार की एंट्रीज मैंने सिखाई थी आपको। इंस्टॉलमेंट में हो, लमसम में हो तो क्या होता है, बैलेंस शीट में उसके इफेक्ट्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने प्रीमियम की एंट्री सीखी थी। एंड अभी उसके बाद मैं डिस्काउंट की एंट्री जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आपने सीखा होगा। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू करना पॉसिबल नहीं होता है। ओरिजिनली शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। पर डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स को हम ओरिजिनली भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। उसकी एंट्रीज क्या होती है ध्यान से समझो। सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स, एग्जाम्पल मैं सेम ही रखता हूँ। ठीक है, सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। एंड हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, पर हमने उस डिबेंचर पे 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है और हमने डिबेंचर को 80 रुपीज में इशू किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो अब उसकी एंट्रीज कैसे होंगी वापस से, हर एक तरीके से रूल्स में दो टाइप्स हैं। एक है व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम एंड एक है व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। दोनों के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। मैं दोनों के हिसाब से रूल समझाऊंगा, वैसे दोनों इजी। तो अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये लाइन आपको याद रखनी है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम होती है, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। वैसे ही जो डिस्काउंट है वो हमारा एक्सपेंस होता है एंड एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। तो बस यहाँ पे वो एंट्रीज जो है वो आपको किस तरीके से याद रखनी है वो मैं सिखा देता हूँ। नीचे सबसे पहले बैंक वाली एंट्री पूरे चैप्टर में कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं एंड हर एक डिबेंचर जो है वो एक्चुअल में 100 रुपीज का था, पर आपको 80 रुपीज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80, इसका आंसर आएगा 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज। तो टोटल पहली एंट्री होगी जैसे नॉर्मली होती है पहले दो मेथड्स में भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब 8 लाख रुपीज जो है ये हमको मिलेंगे। अब इस 8 लाख रुपीज को हमको ट्रांसफर करना है हमारे डिबेंचर डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। तो उसकी जो सेकंड एंट्री है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर वापस से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, एंड उसके बाद डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री होती थी। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ये रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो सेकंड एंट्री में क्रेडिट होता था, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी। डिबेंचर डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल है, जैसे प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये होगा डेबिट, एंड उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट को हम
क्रेडिट करेंगे, डैश डैश परसेंटेज। तो सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहली एंट्री में आपने जितना क्रेडिट किया, सेकेंड एंट्री में आप उतना डेबिट कर दोगे। उसके बाद जितना आपने डिस्काउंट दिया 10,000 डिबेंचर्स पे मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, 2 लाख रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया। 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज आपने मंगाए हैं। उसके बाद 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया है। एंड टोटल आपका जो डिबेंचर था वो था 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज का, मतलब डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो अभी भी 10 लाख रुपीज ही है, वो चेंज नहीं होती। तो ये आपकी एंट्री हो गई व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंप सम। अब सपोज करो यही चीज आपको इंस्टॉलमेंट में दी हुई है, तो इंस्टॉलमेंट में रूल्स होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारा इंस्टॉलमेंट के रूल्स हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 4 आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं वो मुझे आपको बताना है। अब यहाँ पे ना कभी भी इस तरीके से निकलना, इस तरीके से नहीं लिखना कि 100 रुपए का डिबेंचर था माइनस 20 रुपीज डिस्काउंट के, इस तरीके से कभी भी नहीं लिखना, बहुत मिस्टेक्स होंगी आगे जाकर, ठीक है। ऑब्वियसली अभी मैं रूल समझा रहा हूँ तो मैं सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा अभी नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि कभी भी रूल्स में या वर्किंग नोट में ऐसे माइनस के साइन यूज नहीं करते, ठीक है। हमेशा इस तरीके से लिखो 80 रुपीज के डिबेंचर, ऐसे लिखो 80 रुपीज का डिबेंचर है, यहाँ पे लिख देता हूँ 80 रुपीज का डिबेंचर प्लस 20 रुपीज का डिस्काउंट। तो इस तरीके से लिखो 80 रुपीज का डिबेंचर है प्लस 20 रुपीज का डिस्काउंट है। अब सेम वापस से जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमें किस स्टेप में मिलेगा, तो हम अज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट वाले स्टेप में मिलेगा। वैसे डिस्काउंट का भी रूल होता है, अगर डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है, ठीक है। तो ये जो 20 रुपीज है ये हम अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ अमाउंट, ठीक है। 80 रुपीज है, ठीक है। 80 रुपीज में से मैं यहाँ पे थोड़ी अमाउंट्स जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर एप्लीकेशन के टाइम पे 20, अलॉट फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20, फाइनल कॉल के टाइम पे 20, अलॉटमेंट के टाइम पे भी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 80 रुपीज जो हमें मिलने वाले हैं। एंड अलॉटमेंट के टाइम पे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 20 रुपीज। अलॉटमेंट के टाइम पे जो मैंने प्लस 20 लिखा है ये डिस्काउंट की अमाउंट है जो हमें नहीं मिली, ठीक है। ये हमारी डिस्काउंट की अमाउंट है 20 रुपीज जो हमें नहीं मिली। अब इसकी एंट्रीज कैसे होगी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्रीज आपको जो 8 एंट्रीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी वो आपको याद होनी चाहिए। वो 8 एंट्रीज अगर आपको याद है तो बस 90% चैप्टर में ऐसे बोल सकता हूँ रूल्स आपको पहले से आ गए। मेन वो 8 एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज हमें मिलेंगे, तो 2 लाख रुपीज हमें मिलेंगे, ठीक है। वही 2 लाख रुपीज हम डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होगा डेबिट 2 लाख और डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट पे भी जाएगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बताया हुआ हो तो हम अज्यूम करते हैं डिस्काउंट अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। ये पैसा हम मंगाने वाले हैं 2 लाख रुपीज, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज ये हमारा डिस्काउंट है। 20 रुपए हम मंगाने वाले हैं एंड 20 रुपए का हमारा डिस्काउंट है। तो टोटल जो डिबेंचर है वो है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40। अलॉटमेंट के टाइम पे एक्चुअली भी टोटल अगर आप अमाउंट करोगे तो 40 आएगी। तो अलॉटमेंट के टाइम पे मिलना चाहिए था 4 लाख रुपए, और उसपे से 2 लाख रुपए हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बाकी 2 लाख रुपए मिलेंगे। एंड इसके बाद बैंक वाली एंट्री। बैंक वाली एंट्री में ऑब्वियसली उतनी अमाउंट मिलेगी जितनी आपने मंगाई थी, 2 लाख रुपीज, ठीक है। जो डिस्काउंट आपने दिया वो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में भी सेम है, ठीक है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 रुपीज मंगाएंगे, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपीज हम लोग मंगाएंगे एंड 2 लाख रुपीज हमें मिलेंगे, ठीक है। नो चेंज नो चेंज। मैं पहले 3 मेथड्स पे भी यही सिखा चुका हूँ। उसके बाद फाइनल कॉल में भी वापस से यहाँ पे भी 20 रुपीज है, तो यहाँ पे भी 2 लाख रुपीज हम लोग मंगाएंगे एंड 8th एंट्री एंड फाइनल एंट्री में वो 2 लाख रुपीज भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका डिबेंचर डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसकी ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आपको सिखाऊंगा, बैलेंस शीट में इसके किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नोट्स में आ जाते हैं।
यहाँ पे नोट्स में सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप लिखोगे कि आपके डिबेंचर्स कितने रुपए के थे, तो 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय हर एक डिबेंचर। एक्चुअल में डिस्काउंट बिना इंक्लूड किए आपके डिबेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो थी 100, मतलब 10 लाख रुपीज। ठीक है, आपके डिबेंचर की जो है वो वैल्यू थी। इसके बाद यहाँ पे ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एसेट साइड पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पे आएगा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में टोटल हमको कितना पैसा मिलेगा, तो 10,000 डिबेंचर्स पे हमको 80 रुपीज मिले हैं, मतलब 8 लाख रुपीज मिले हैं। एंड जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, ठीक है, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है जो हमने एंट्रीज में अभी डेबिट भी किया, वो हमारा अदर करंट एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये फिक्टिटियस एसेट है। ठीक है, फिक्टिटियस एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो कि लंबे टाइम तक राइट ऑफ होते हैं, लंबे टाइम तक फॉर एक तरीके से हम अपने एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस होता है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि सालों साल के लिए एक तरीके से किए जाते हैं, एंड हर साल इनमें से कुछ कुछ एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है। वैसे डिबेंचर डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट डिबेंचर्स हम लोग इशू करते हैं 10-10 साल के लिए। तो ये जो डिस्काउंट हमने दिया है इसकी अमाउंट है 2 लाख रुपीज। टोटल 2 लाख रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है। तो ये जो 2 लाख रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है, ये 2 लाख रुपीज जो है वो 10 साल तक राइट ऑफ होगा। ठीक है, हर साल थोड़ा 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 यहाँ पे हम लोग राइट ऑफ करेंगे। इसके रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि उसी साल में राइट ऑफ कर दो, जिस साल आपने डिस्काउंट दिया उसी साल इसको राइट ऑफ कर दो। पर राइट ऑफ की एंट्रीज पे अभी नहीं जाते हैं, वो अलग रूल है। ठीक है, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा राइट ऑफ किस तरीके से करते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में 3 हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे नॉन करंट लायबिलिटीज, इस पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अभी जस्ट हमने टोटल नोट बनाया 10 लाख, हमारे 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 लाख। उसके बाद करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 8 लाख रुपीज हमको मिलेंगे, तो 8 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड 2 लाख रुपीज हमारा अदर करंट एसेट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 10 लाख है और एसेट साइड का टोटल जो है वो भी 10 लाख है। तो बैलेंस शीट इस तरीके से इस वाले टॉपिक में बनती है। अब मैं पूरा एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ अच्छी तरह से। ये रूल्स आपके कंप्लीट हो गए। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, ये उसके रूल्स। व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन लम सम, पॉज करते लिखते रहना। ठीक है, उसके बाद व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, ये बैलेंस शीट। पॉज करना वीडियो को एंड लिखते रहना। ठीक है, इसके बाद न्यू टॉपिक में आपको कराऊंगा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हम जब डिबेंचर्स इशू करते थे तो हमें कैश, मतलब ऑब्वियसली बैंक में हमें पैसे मिलते थे। ठीक है, पर हम डिबेंचर्स जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में इशू करते हैं। ठीक है, एंड अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से मेरा मतलब है ये जो मेथड्स मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स, एंड इसके बाद एक और तीसरा टाइप भी होता है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर बिजनेस परचेज। ठीक है, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं या जब हम कोई एसेट वगैरह खरीदते हैं एंड हम उसके बदले में डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं ऑब्वियसली। इसके 3 मेन टाइप्स के रूल्स में मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ। जो थर्ड एक्चुअली रूल है एसेट परचेज करना एंड डिबेंचर्स पे करना, वैसा सेम रूल आप शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी सीख चुके हो। शेयर कैपिटल में भी एक टॉपिक होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम वो जैसे उसमें था वैसे ही इसमें है। मैं फिर भी एक बार आपको उसकी एंट्री सिखा दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स होते कौन है हमारी कंपनी के लिए? प्रमोटर्स जो हैं, जब हम कंपनी एक तरीके से स्टार्ट करते हैं तो प्रमोटर्स को आप हमारी कंपनी के एम्बेसडर्स समझ सकते हो। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में, बिकवाना वैसे गलत शब्द है, शेयर्स को सब्सक्राइब करने में हमारी कंपनी की मदद करते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी कंपनी के लीगल एक तरीके से जो सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली फ्री में तो करेंगे नहीं,
तो इसके बदले में हमको इनको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। कभी कभी इन प्रमोटर्स को हम पैसा नहीं पे करते हैं, हम उसके बदले में हम इनको अपनी कंपनी के शेयर्स या अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो ये वही एंट्री मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब हम प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। सबसे पहले तो जो प्रमोटर्स का एक्सपेंस होता है उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। दोनों में से आपको कुछ एक ही लिखना है। ये हमारी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा एंड प्रमोटर्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। पहली जो एंट्री है वो ड्यू की एंट्री है। हमेशा कंपनी में कभी भी डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री नहीं होती है, पहले हमेशा कोई भी एक्सपेंस को ड्यू किया जाता है एंड उसके बाद उस एक्सपेंस को पे किया जाता है। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो हमने ड्यू की प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट एंड उसके बाद सेकंड एंट्री जो है वो हमने की है पेमेंट की एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रमोटर्स पहली एंट्री में क्रेडिट हुए थे वो सेकंड एंट्री में प्रमोटर जो है वो हो गए डेबिट एंड फिर इसके बाद टू डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो हो गया क्रेडिट। मतलब जितने डिबेंचर्स हमने इशू किए वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री हो गई। सेम इसी के जैसा एक और टॉपिक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स की क्या स्टोरी होती है, ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आपने सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ, अगर आपको इसका मीनिंग याद नहीं है या नहीं सीखा है। तो अंडरराइटर्स जो हैं ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कराने में एक तरीके से इंश्योरेंस एजेंट टाइप का काम करते हैं। अब देखो, शेयर कैपिटल का ये रूल है कि आपकी कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हो तो 1 लाख शेयर्स पे आपके कम से कम 90,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर आप 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करा पाते हो तो आपका पूरा इशू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपके एक तरीके से कोई भी शेयर इशू नहीं होने देंगे, कंपनी सेबी के रूल्स हैं। तो अब ये जो अंडरराइटर्स होते हैं ये इंश्योरेंस एजेंट के तरीके से होते हैं। ये गारंटी लेते हैं कि हम आपके जो शेयर्स हैं वो बिकवा के देंगे। हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एज ए कंपनी हमको इतना पता है कि हमारे 70,000 शेयर्स तो इशू हो जाएंगे, हमारे 70,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, पर बाकी 20,000 शेयर्स जो है पब्लिक खरीदेगी या नहीं खरीदेगी उसकी पता नहीं, हमको गारंटी नहीं है। तो हम इनके पास जा सकते हैं। अब अंडरराइटर्स एजेंट्स भी होते हैं, बैंक वाले भी अंडरराइटिंग का काम करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग एजेंसीज होती हैं। तो हम इनके पास जाएंगे, हम इनको बोलेंगे कि 20,000 शेयर्स की गारंटी हमको करवानी है, मतलब 20,000 शेयर्स का इंश्योरेंस टाइप हमें करवाना है, अंडरराइट हमको करवाना है। तो अब ये लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, एंड उस पर ये लोग कुछ कमीशन लेंगे, कुछ परसेंटेज इनका कमीशन का होता है जो ये लोग लेंगे, पर ये लोग हमें गारंटी देंगे कि आपके 20,000 शेयर्स हम बिकवा देंगे, आप उसकी चिंता नहीं करो। और अगर हम नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। मतलब इस टाइप की गारंटी देते हैं कि भाई हम बिकवा देंगे आपके शेयर्स पर अगर हम नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। तो उस पर इनको ऑब्वियसली कुछ कमीशन का पैसा एज ए कंपनी हमको पे करना पड़ेगा। अब वो उसे हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो अंडरराइटिंग कमीशन को हम करेंगे डेबिट और ये पैसा हमें अंडरराइटर्स को देना है, तो अंडरराइटर्स को हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो पहली एंट्री हो गई अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ठीक है, ये पहली एंट्री है और पहली एंट्री हमेशा ड्यू की एंट्री होती है, मतलब ये एक्सपेंस हमने ड्यू किया। इसके बाद दूसरी एंट्री में पेमेंट होगी। ठीक है, दूसरी एंट्री में पेमेंट होगी तो अंडरराइटर्स अकाउंट जो है वो हम लोग करेंगे डेबिट। पहली एंट्री में अंडरराइटर अकाउंट आपने किया था क्रेडिट, अभी आप अंडरराइटर अकाउंट को करोगे डेबिट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड। तो अगर हमने कैश दिया हुआ होता या बैंक दिया होता तो मैं यहाँ पे लिखता टू कैश या बैंक, पर हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आपके मेन दो टॉपिक्स हो गए। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, ये इसका पहला टॉपिक। इमेज खींचो या लिखो, आपकी मर्जी, मैं तो ये बोलूंगा रूल्स वाले पेजेस पे लिखो, लिखोगे तो याद रहेगा। उसके बाद दूसरा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर बिजनेस परचेज।
स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड रूल है, ठीक है, इसे मैंने अलग ही कर दिया है। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट, इसके बाद बिजनेस परचेज मैं आपको सिखाता हूँ। उसके भी रूल्स कुछ सिमिलर होते हैं इसके जैसे ही, पर वो मैं अलग अलग ही टॉपिक मैंने उसको कर दिया। तो जब हम कोई एसेट वगैरह खरीदते हैं तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। हमने एसेट खरीदा तो एसेट कम्स इन, एंड वेंडर हमारा क्रेडिटर है तो उसे हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद पेमेंट की एंट्री होगी तो वेंडर अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट, एंड हमने इनको डिबेंचर्स इशू किए हैं तो डिबेंचर्स जो है वो हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये इसके छोटे से रूल हैं, 2 ही एंट्रीज इसकी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रूल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, जो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसमें सब में सेम एंट्री है, टू डिबेंचर्स, पर ऑब्वियसली क्वेश्चंस में ना डिबेंचर पे कभी कभी डिस्काउंट होता है एंड कभी कभी डिबेंचर पे एक तरीके से प्रीमियम भी होता है। तो बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बता दूं, अगर डिबेंचर पे आपने प्रीमियम चार्ज किया है तो प्रीमियम डिबेंचर के साथ क्रेडिट होगा, ठीक है। मतलब 2 डिबेंचर्स के बाद अगर सपोज करो यहाँ पे हमने प्रीमियम चार्ज किया होता तो वेंडर का अकाउंट में करता डेबिट, वेंडर का अकाउंट में यहाँ पे करता डेबिट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और उसके नीचे में आप लिखता टू डैश 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 परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रीमियम चार्ज किया हुआ होता तो। अच्छा, अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट वेंडर के साथ डेबिट होगा, तो फिर एंट्री उसकी ऐसी होती, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और उसके बाद यहाँ पे आता टू डैश 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 परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, इस पे भी डिबेंचर का डिस्काउंट एंड इस पे भी एक तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम पॉसिबल है। सिर्फ इसमें ही नहीं, बाकी ऊपर जो 2 मेथड्स मैंने सिखाई उस पे भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकंड एंट्री में सिर्फ ध्यान देना, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम डिबेंचर्स के साथ क्रेडिट होगा, ठीक है। प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, एंड अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा। बस ये इस चीज का आपको ध्यान देना है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, परचेज ऑफ एनी एसेट, पॉज करके लिख लो, ठीक है। ये भी पॉज करके लिख लेना एक बार एंट्रीज, तो आपको याद रहे।